हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो आपका मेन स्ट्रक्चर है वो मैं आपको डिस्क्राइब करते चलूँगी। तो आप देखोगे कि ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल, जिसमें आपको दिख रहे हैं जो आपको ब्रोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आपको दिख रहे हैं, इसको ही कलेक्टिवली यानी मिला करके इन दोनों स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक कॉमन नाम देते हैं। कहते हैं कि ये क्या है, मैलपीजियन कार्पसल्स। इसे ही क्या कहते हैं हम, मैलपीजियन कॉर्पसल्स। मैलपीजियन कॉर्पसल्स में दो स्ट्रक्चर हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा जो है बोमेंस कैप्सूल। और यही वाला जो स्ट्रक्चर है ये सबसे मेन काम जो है वो क्या करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, यानी कि ब्लड को छानने का काम। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला काम है ये कौन करता है, ये मैलपीजियन कार्पसल्स करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सबसे मेन जो काम है वो कौन करता है, मैलपीजियन कार्पसल्स करते हैं, जिसमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं हमको, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये करता है, क्या काम करवाता है, किस में हेल्प करता है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा। फिर इसी तरीके से जब इस स्ट्रक्चर में हम दूसरे और चीज़ों को देखना शुरू करें तो पहले हम ये देख लें कि ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्या है। यहाँ आप देख रहे हो कि ये आर्टेरियोल है, अफरेंट आर्टेरियोल, और यहाँ पर ही ये एक नेटवर्क बनाती है, फिर ये निकलती है तो ये हो जाती है इफरेंट आर्टेरियोल। और यही जो नेटवर्क इसने बनाया है यही मतलब एक गुच्छे जैसा मैश लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे इसी से और अंदर आकर के इस तरह से छन्नी जैसा स्ट्रक्चर, यही आर्टरी का ही इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस स्ट्रक्चर को जो ये अंदर बन रहा है इसे क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जो कि नेटवर्क है एक वेसल्स का। कौन सी वेसल का, आर्टेरियोल का, जिसका नाम है अफरेंट आर्टेरियोल, जो ब्लड लेकर इसमें आ रही है। और जब इसमें से ब्लड लेके बाहर निकल रही है तो वो क्या हो गई, उसको कह रहे हैं इफरेंट। जो एग्जिट हो रही है यहाँ से वो इफरेंट है, जो एंटर कर रही है, आ रही है अंदर की तरफ, वो अफरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कप लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये देखिए ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो है आपका कप लाइक, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है। तो यहाँ ये दोनों ही मिलके मैलपीजियन कॉर्पसल्स बनते हैं और ये क्या काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लड जो है ये यहाँ से आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। तो इस दौरान ब्लड अंदर आया और बाहर गया, यहाँ पर क्या हुआ, इसकी छनाई हुई तो ये मैटर यहाँ से छन के कहाँ आते जाएगा, इधर आएगा। फिर ये आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ। फिर ये आप देख रहे हो कि घुमावदार ट्यूब है। तो ये जो घुमावदार ट्यूब है इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब है और कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब कुंडलित है, सीधी नहीं है बल्कि ऐसे ऐसे कुंडली है, घूमी हुई है। ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं PCT। ठीक है। फिर इसके आगे आप देखोगे और स्ट्रक्चर एक और है ट्यूब वाला, यहाँ पर ये देखिए, और फिर ये लूप्ड है, फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है। इसमें से ये जो जिसमें कि अगर कोई चीज़ आएगी तो इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी उतरती हुई आ रही है, तो इसीलिए इसको डिसेंडिंग लूप कह देते हैं। क्या कह देते हैं, डिसेंडिंग लूप। और फिर जो मैटर आएगा वो इस तरह से इसमें चढ़ेगा, तो इसीलिए इस पार्ट को कह देते हैं असेंडिंग लूप कह देते हैं। ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले एक पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ PCT जो हुआ वो ये है PCT। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, लूप ऑफ हेनले में। फिर लूप ऑफ हेनले से देखिए ये मैटर आगे और एक और कुंडलित ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे भी एक ट्यूब्यूल होगी जिसको हम क्या कहेंगे,
DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और लास्ट में जहाँ पर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ये जो इसको कहते हैं, ये वाली जो डक्ट है इतनी लंबी सी, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप नेफ्रॉन का देख रहे हो